नमस्कार। इन खबर के नुक्कड़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस समय हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुकेश रंजन और हिमांशु भट्ट साहब। इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो 4 राज्यों का चुनाव परिणाम आए हैं, वो नतीजे अप्रत्याशित हैं या आप उम्मीद लगाए बैठे थे। होता क्या है कि पत्रकारों के पास हर चीज़ के जो है कारण होते हैं, तर्क होते हैं। जब पार्टी जीत जाती है तब भी एनालिसिस कर लेते हैं कि इस वजह से जीती है, और जब हार जाती है तब भी हमारे पास कारण होते हैं कि इस वजह से हारी। सबसे पहले मुकेश रंजन जी से जानना चाहेंगे कि क्या जो परिणाम आए हैं, इसकी उम्मीद आप लगाए बैठे थे कि ऐसा ही होगा? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने अपने हिसाब से कुछ फैक्टर्स को लिया था और उस फैक्टर्स के हिसाब से बशर्ते कि एग्जिट पोल और ऐसे लोग एनालिसिस कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो डाउटफुल है और 3-1 या 2-2 की बात कर रहे थे। 3-1 कांग्रेस के फेवर में और 2-2 आइदर ऑफ द टू। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हिंदी पट्टी में मैंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी बढ़त बनाएगी और जीत जाएगी, ऐसा मेरा मानना था। उसके कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था कि हर इन तीनों राज्यों में कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि दो बड़े नेता थे जो आपस में भिड़े हुए थे। मतलब जैसे राजस्थान में देखें तो अपना सचिन पायलट और गहलोत के बीच में ठनी पड़ी थी। उसी तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में भी ठनी पड़ी थी। जब टिकटों के बंटवारे के टाइम पे भी कपड़े उपड़े फाड़ने वाड़ने की बात कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में हो गई थी। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि अंतिम समय में जब 6 महीने बचे हुए थे तो टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया। तो जब इस तरह का माहौल होता है और सेंट्रल लीडरशिप यदि वीक होती है, जो कि उनमें सुलह कराना या उनमें से एक को समझा बुझा लेना, वो यदि नहीं कर पाते हैं तो इस खींचतान में काउंटर प्रोडक्टिव होता है और एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, जो कि पार्टी को नुकसान करता है। उसके उलट भाजपा ने इस बार अपनी एक नई स्ट्रेटेजी के तहत मैदान में उतरी, जिसमें उन्होंने मतलब मध्य प्रदेश में तो इनका अपना सीएम था, लेकिन फिर भी किसी सीएम फेस को प्रोजेक्ट नहीं किया। उसी तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसी को सीएम फेस की तरह प्रोजेक्ट नहीं किया और पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उनके चेहरे के ऊपर लड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे इसलिए लड़ा गया, ये उनका अपना स्ट्रैटेजी और कैलकुलेशन था कि सबसे क्रेडिबल फेस, सबसे विश्वसनीय जो चेहरा था आज की राजनीति में, वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन्होंने कई बार कई जगहों पे चीज़ों को वो ज़मीन पे उतार कर दिखा चुके हैं। गुजरात से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में जब से प्रधानमंत्री बने तब से, तो वो जो क्रेडिबिलिटी थी, वो क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे थी। चलिए, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी थी, आपका क्या मानना है? आप भी यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि ऐसा ही रिजल्ट आएगा? मैं तो मानता था कि हिंदी हार्टलैंड जो है, हिंदी हार्टलैंड की जो राज्य है और जहाँ पर दो तरफा ही मुकाबला है, तीसरी कोई पार्टी नहीं है, वहाँ पर कांग्रेस का हारना बहुत तय था। उसकी 2-4 वजह है। ये पहली वजह तो ये है कि इन्होंने जैसे बताया कि एकदम वीक लीडरशिप, और दूसरी वजह ये, जो प्रादेशिक नेता अपने प्रदेश के अंदर इम्पोर्टेंट होता है और थोड़ा आर्थिक रूप से इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो वो नेता सबके ऊपर चढ़ बैठता है। जैसे गहलोत के किस्से में हुआ, अशोक गहलोत को बोला गया कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए और प्रदेश में केंद्रीय प्रमुख, हाँ, सेंटर में आ जाइए, प्रमुख बन के बैठिए। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। एक कारण तो इनफाइटिंग हो गया और इनफाइटिंग। और उसके बाद जो क्या होता है, जो आर्थिक व्यवहार है, जो कंट्रोल करता है कांग्रेस के अंदर, वो किंग होता है। अभी फिलहाल भले ही बोला जाए कि सेंट्रल लीडरशिप कवर करती है, मगर जब उनको कार्यक्रम करने के लिए पैसे चाहिए, मैं एक उदाहरण दूंगा। इंडी की मीटिंग सबसे पहले कहाँ होनी थी? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप और कहीं करो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस, जैसे हम गुजराती में एक कहावत है, दूजड़ी गाय ना बद्दा दुए। तो मतलब इसका ये होता है कि जो जिसके पास पैसे होते हैं सब उधर जाते हैं। कांग्रेस के पास बचे थे 3 या 4 स्टेट।
कर्नाटक से अभी मांग नहीं सकते थे, क्योंकि अभी अभी सरकार आई है, ऊपर से बहुत बड़े वचन दे चुके थे, तुष्टीकरण करना था उनको और मुस्लिमों को खुश रखना था 15% वोट के लिए राष्ट्रीय तौर पर। और तीसरा कारण? और तीसरा सीधा साधा कारण बताए हम तो, कौन सी चीज कहां पर करनी, कैसे करनी, वो कांग्रेस को नहीं आता है। क्या मानते हैं कि राहुल गांधी के बयानों ने भी कुछ डैमेज किया है? राहुल गांधी का, जैसे उनकी माताजी ने कहा था, मौत का सौदागर, गुजरात हार गए थे, जीतने वाला गुजरात उस वक्त हार गए थे। अगर उस वक्त वो नहीं आया होता और गुजरात जीत गए होते तो आज शायद देश का राजकारण कुछ अलग होता। अभी उनके बेटे ने पनौती बोला। शायद हम बहुत से लोग वो विषय में, वो संदर्भ में वो शब्द का उपयोग करते हैं, किसकी पनौती लगी हम बोलते हैं, मगर एक पुरुष कि जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो जब ऐसी बातें देश के ही प्रधानमंत्री के लिए कहता है तो उसका संदेश बहुत गलत जाता है। और मुझे एक चीज बताने दीजिए कि कांग्रेस जो है, वो कांग्रेस की जो हाल की लीडरशिप है, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, वो राजकारणी नहीं है। आप ये मानते हैं कि मोदी के मुकाबले राहुल नहीं ठहरते हैं? ठहरने की तो बात कहाँ हुई, वो बच्चा है। मैं सीधी भाषा में बोलूं, इज जस्ट अ किड हु इज अ सिलेक्टिव पॉलिटिशियन। तो फिर क्या माना जाए कि जो माँ की जिद है कि यही बेटा रहेगा, ये बहुत ज्यादा कांग्रेस को डैमेज कर रहा है, अभी आगे भी डैमेज करता रहेगा? आगे भी डैमेज करता रहेगा। अभी तो वो कहाँ है, भारत में है। आज नतीजे आए हैं, कहा जाता है कि कांग्रेस का पावर सेंटर है। ये है कहां पर? वो क्या भारत के अंदर है? जब ये स्थिति अब है तो अब इंफॉर्मेशन के जमाने के अंदर लोगों से ये बात छिपी नहीं रहती। पहले क्या था, चला जाता था। जब इंदिरा जी बोलती थी, इनकी दादी माँ, नानी माँ, हम गरीबी हटाएंगे, तो 1971 से लेके 2001 तक हमारे गुजरात के आदिवासी विस्तारों में जब लोगों को पूछते थे आप किसको वोट दोगे, तो वो बोलते थे पंजे को। कांग्रेस का सिंबल था वो माँ है ना, इंदिरा माँ। दैट इज व्हाट पीपल यूज्ड टू टॉक। मगर आज जब 1.3 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है, इंटरनेट यूजर्स है भारत के अंदर, तो क्या होगा? आप क्या 5 कारण मानेंगे मुकेश जी, बहुत शॉर्ट में? देखिए, कारण तो बहुत क्लियर कारण है। जैसे सबसे पहला कारण है कि सेंट्रल लीडरशिप वीक है, जो पहले मैंने कहा, और वो सेंट्रल लीडरशिप वीक होने का कारण है कि 4 पावर सेंटर तो सेंटर में ही है। पहला, उसके कारण क्या हो रहा है कि किसी के साथ लॉयल्टी है, किसी के साथ लॉयल्टी है। दूसरा कारण है, सेम स्थिति है राज्यों के स्तर पे भी। जो 3 राज्य अभी चुनाव में गए, वो तीनों राज्यों का वही हाल था। वहाँ भी 2-3 पावर सेंटर्स बने और आपस में खींचतान भी थी। तीसरा कारण बनता है कि जो एक क्रेडिबिलिटी की बात होती है, वो क्रेडिबिलिटी अभी भी कांग्रेस दे नहीं पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात में सफल हो रही है ये समझाने के लिए कि जो ये वादे कर रहे हैं, ये वादा पूरा नहीं कर सकेंगे। उसका एग्जाम्पल वो हिमाचल से और कर्नाटक से देते हैं कि कर्नाटक में क्या क्या इन्होंने प्रॉमिस किया था, अभी तक कुछ नहीं किया। हिमाचल में क्या क्या बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे, वो अभी तक पूरे नहीं किए। तो क्रेडिबिलिटी एक तीसरा मुद्दा हो जाता है। चौथा है कि संगठन के लेवल पे, संगठन जो भाजपा और आरएसएस के पास जो संगठन है और जो कार्यकर्ता हैं, वो संगठन और कार्यकर्ता, एक पुरानी कहावत है कि कांग्रेस नेताओं की पार्टी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं और वो ये कहते हैं कि जो कार्य पार्टी मुझे देगी, मुझे प्रधानमंत्री का कार्य करने के लिए बोला तो मैं प्रधानमंत्री का कार्य कर रहा हूँ, मुझे गृह मंत्री। तो यहाँ हर आदमी अपने आप को कार्यकर्ता बोलता है और रोल डिफाइन करती है कलेक्टिव पार्टी। तो ये एक स्ट्रेंथ के कारण ये एक कारण है। और वैसे जो जितनी स्कीम्स थी, मतलब जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो स्कीमें लाई, वो स्कीम ने भी वंडर किया है। और एकदम स्कीम के तहत ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं पे जो फोकस रहा है इनका,
तो महिला वोटर का आप देखिएगा, राजस्थान से लेके छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक महिला वोटर का उफान था इस चुनाव में। महिलाओं ने साथ दिया है और महिला यूथ का भी मानते हैं। यूथ तो है, मतलब महिलाओं का देखो 50% महिला, मतलब कि बच्ची से लेकर ये तो यूथ, महिलाओं में भी यूथ है ना। तो महिलाओं का वोट और महिलाओं का सबसे ज्यादा भरोसा जीता है पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी ने जीता है। अच्छा, एक बात बताइए, पत्रकारों के साथ ये कहा जाता है कि उनके पास हर चीज़ का तर्क है, मतलब चुनाव से पहले कुछ और तर्क दे रहे होते हैं, यही एग्जिट पोल के भी लेकर बात हो रही थी, और चुनाव के बाद जैसे ही रिजल्ट आते हैं उनके तर्क बदल जाते हैं। 3 राज्यों, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में तो बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई, लेकिन जो तेलंगाना में जीत मिली है कांग्रेस को, तो उसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? मैं उसका क्रेडिट भी, आपको ताज्जुब होगा, मेरा मानना ये मामले में थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप देखिए कि तेलंगाना का जो असेंबली हाउस था, ये चुनाव के नतीजे आए उसके पहले तो क्या था, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव को 88 सीटें थी, 88 सीट्स, कांग्रेस के पास 15-20 और भाजपा के पास 1, और उसके साथ में AIMIM को 7 सीट मिली थी। मगर जब हम देखें कि कितना वोट भाजपा को मिली थी सिर्फ 1 सीट 119 में से, उनका वोट शेयर था 6.94%, और AIMIM की कितनी सीटें थी, 7, उनका वोट शेयर था 2.97%। अभी इस बारी चुनाव के नतीजे देखें आप, भाजपा ने जीती है खाली 9 सीट या 10 सीट, AIMIM 4 पे आ गई है। भाजपा का वोट शेयर क्या है, 14% फ्लैट। अभी 14% वोट शेयर जब हुए वोटों से आता है, तब वो पार्टी एक थ्रेशोल्ड लेवल पे आ जाती है। मान लिया, लेकिन अब कांग्रेस की जो जीत हुई है उसका क्रेडिट किसको ज्यादा? तो एक मिनट में लूंगा खाली। हमारे गुजरात के चुनाव में हुआ था क्या, बीजेपी की क्लीन स्वीप क्यों आई थी? उसकी वजह यह थी कि आम आदमी पार्टी ने 12% वोट कब्जे किया था, और उसकी बदौलत उनको 5 सीट मिली थी। भले भी वो जीते 5 सीट, मगर त्रिपक्षीय जंग के अंदर वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा हर्ट करके गए, और कांग्रेस का जो 77 था वो 21 पे आ गया। वैसा ही कुछ हाल यहां पर चंद्रशेखर राव का हुआ है। कांग्रेस जो जीता उसकी वजह ये है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की पदयात्रा की वजह से वो वहां जीते और यहां हार गए। नहीं भैया, ये तो त्रिपक्षीय जंग हुआ, वोट बढ़ गए, तो जीतने के लिए तब 3 होते हैं, तब जीतने के लिए खाली 34 वोट चाहिए। आप बीजेपी की तरफ से एक बात ये भी आ रही है कि बेशक जो है हम तेलंगाना में ज़्यादा सीटें नहीं ले पाए, लेकिन आगे के लिए जो है जंग बहुत आसान हो गई है, और धीरे धीरे कांग्रेस बीजेपी की ये जंग रह जाएगी। ये हो सकता है, और इस बात को नकारा नहीं जाता है, और मुझे जो सर कह रहे हैं उसी लाइन पे कहूँगा कि ये एक स्ट्रैटेजिक, मतलब डिफीट तो नहीं बोलेंगे, जो जिस हालात में बीजेपी आज है तेलंगाना में, वो एक स्ट्रैटेजी के तहत है। दूसरा, लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पिछले 25-30 साल, 50 साल रादर, एक चीज़ आप मार्क कीजिएगा, जब जिस राज्य से रीजनल पार्टी ने कांग्रेस को हटाया, वहाँ कांग्रेस वापस कभी नहीं आ पाई। वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, जहाँ जहाँ रीजनल पार्टी ने कांग्रेस को हटाया वहाँ बीजेपी तो घुस गई, पर कांग्रेस कभी वापस नहीं आई। एक ही एग्जाम्पल था जब टीडीपी ने कांग्रेस को हराया था यूनाइटेड आंध्रा में, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की सरकार को हराकर वाईएसआर वापस आ गए थे। वो एक एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन में ये एक ऐड होता है कि पहली बार, चूंकि वही राज्य है, राज्य वही रह गया, वो तेलंगाना बोलिए या आंध्रा रही है, वो वही राज्य है, तो एक तरह से ये सेकेंड टाइम हुआ है कि जहां कांग्रेस ने किसी रीजनल पार्टी को, लेकिन उसी राज्य में, उसके आधे राज्य में हटा दिया उसको। इसमें भी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, इन्होंने जो बताई वो, कांग्रेस के आज के नेता कौन है वहां पर? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी कौन है? वो टीडीपी के वहां कांग्रेस में आया है, ही इज फ्रॉम टीडीपी ओरिजिनली।
तो बात तो वहां पर तो लड़ाई जो है वो ओरिजिनल टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी वर्सेस कांग्रेस की ही है। तो मतलब आप दोनों में से कोई भी राहुल गांधी की यात्रा को उसका क्रेडिट नहीं दे रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा का भी असर राहुल पड़ा? गांधी की यात्रा का असर ये हुआ है कि दक्षिण के अंदर भी लोग जाग गए हैं, सनातन के विरोधियों से जाग गए हैं। दयानिधि स्टैलिन के का स्टेटमेंट तो बाद में आया भैया। आप तमिलनाडु में आज जाके देखो, तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में इस बारी अगर भाजपा 4 लोकसभा सीट नहीं जीता तो आप मुझे याद करना। अभी कार्ति चिदम्बरम ने इस रिजल्ट के बाद पोस्ट किया है एक्स पर, सिर्फ उन्होंने लिखा है साउथ डिवीजन करने की कोशिश की गई है। इस पे क्या कहेंगे? ये इनको इतना बैक फायर कर रहा है चीज़ें, डिवीजन करने की कोशिश, कास्ट पॉलिटिक्स, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। नहीं, वो दिक्कत है, कांग्रेस की तरफ से उनको सलाह भी दे दी गई है और उनको बोला गया है कि इस तरह का बयान और इस तरह का चीज़ ना करें, ये देश के लिए तो अच्छा नहीं है। और वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और इस तरह का साउथ नॉर्थ का डिवाइड की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो दो राज्य में इनकी अपनी सरकार है। मतलब कहने को साउथ में भी क्या, कर्नाटक और तेलंगाना में ही है ना, आंध्रा में तो नहीं है, हाँ, तमिलनाडु में तो नहीं है। आपको याद दिला दें कि जब 77 का चुनाव हुआ था तो पूरा साउथ इंदिरा गांधी के साथ था। तो क्या साउथ और नॉर्थ का डिवाइड हुआ था उस समय? नहीं, कोई साउथ और नॉर्थ का डिवाइड नहीं होता है। ये अपील की बात होती है और ये समझ की बात होती है। वोटर अपने समझ से वोट करता है। इसमें ये साउथ नॉर्थ के डिवाइड की बात करके ये अपने 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 पॉलिटिकल करियर के लिए, पार्टी के पॉलिटिकल करियर के लिए और देश के लिए नुकसान कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, इस चुनाव का असर क्या होगा लोकसभा चुनाव पे, विपक्षी गठबंधन पे, और जो पीएम मोदी का नेतृत्व है उस नेतृत्व के सामने राहुल गांधी या विपक्ष का और कौन नेता? विपक्ष का कोई नहीं, विपक्षी गठबंधन इट विल नॉट टेक ऑफ नाउ। अभी वो टेक ऑफ नहीं करेगा। उसके बहुत सीधे कारण है मेरे पास तो, और वो ये है कि देखिए अभी साउथ के अंदर देखे तो भाजपा का होल्ड कहाँ पर था? कर्नाटक में। कर्नाटक की लोकसभा की तकरीबन पूरी सीटें आई थी पिछले बारी, और वो कौन से साल में आई थी? 2019 में, 2018 में स्टेट असेंबली हारने के बाद। तो वहां से आज भी 20-22 सीटें आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है उसकी वजह से लोगों ने एक बार वोट तो दे दिया छोटी छोटी फ्रीबीज के लिए, मगर अब उनको रियलाइज हो रहा है कि ये क्या हो गया। पीएम मोदी के सामने कौन? विपक्ष की तरफ से? विपक्ष की तरफ से तो शायद कोई क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव तो दिखता नहीं है अभी फिलहाल। मैं आई कंसीडर इट अ वॉक ओवर, क्योंकि उसकी वजह है, ये बाजू केजरीवाल जी बोलेंगे पंजाब और दिल्ली मेरा है, कांग्रेस को मैं सेकंड पार्टनर बनाऊंगा। हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस पूरा पूरा हार चुका है, तो वो सीटें उनके पास बहुत कम आनी है। अभी ऐसे मामलों में जब बिहार के अंदर उनको 4 सीटें लड़ने को दी जाएगी तो क्या कांग्रेस से बर्दाश्त होगा? नहीं, वो तो दिख ही रहा है लक्षण, ना यूपी में दिख रहा है, ना बिहार में दिख रहा है, दिल्ली में भी वही। तो फिर कहाँ? तो ये इंडी अलायंस इज अ नॉन स्टार्टर। आप भूल के चलिए, ममता दी ने भी खुद बोल दिया है, और आज के चुनाव के जो परिणाम है ना भैया, वो सबसे ज्यादा हर्ट करेंगे ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल के अंदर। मुकेश जी, देखिए, जो आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने कौन, तो नरेंद्र मोदी के सामने कौन इस चुनाव के रिजल्ट के पहले भी कोई नहीं था। सीधी बात तो ये है। और इस चुनाव के रिजल्ट के बाद तो ये जो इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, तो इंडिया ब्लॉक या कोई भी अलायंस पॉलिटिक्स ना तभी सक्सेसफुल होती है जब पूरी पॉलिटी, जो पूरा राजनीति जो है देश का, वो फ्रैगमेंटेड होता है। देश की राजनीति आज की डेट में फ्रैगमेंटेड नहीं है। एटलीस्ट एक पार्टी और एक लीडर ऐसा है जो कि पूरे देश को संभाल रखा है। तो जब ऐसे हालात होते हैं उसमें अलायंस पॉलिटिक्स चलेगी नहीं। और लीडरशिप का जहाँ तक सवाल है, तो वो लीडरशिप तो आनी नहीं है इनके पास। तो वही जो ये कह रहे हैं कि एक के पास दो स्टेट है, किसी के पास एक स्टेट है, किसी के पास एक और स्टेट है। कांग्रेस के पास क्या है? 2 ही स्टेट है ना, ले देकर तेलंगाना और हिमाचल रह जाता है। तो 2 स्टेट यदि कांग्रेस के पास है तो अरविंद केजरीवाल क्यों मानेगा कि तुम राहुल गांधी तुम नेता बन जाओ? तो अरविंद केजरीवाल बोलेगा मैं देश का नेता। उधर नीतीश बाबू जो इनिशिएटर हैं इस पूरे काम के, तो नीतीश बाबू तो खुद ही 15 सीट के लोकसभा
15 सीट पे लड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है। उसी तरह से नवीन पटनायक आए नहीं हैं, बीआरएस आया नहीं है, वाईएसआर आया नहीं है। और तमिलनाडु में अब जैसे वहाँ चले जाइए, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी तो 3 पार्टी तो महाराष्ट्र की ही है, जो कि अब वो जो उनकी 48 सीटें हैं, कितना 48 है ना महाराष्ट्र में, 48 में से तो उन तीनों में भी बंट जाएगा ना। वहाँ कांग्रेस भी है, वहाँ शिवसेना भी है, वहाँ एनसीपी है, तो उन लोगों में भी बंटवारा हो जाएगा। तो कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं है जो कि 50 सीट से ज़्यादा चुनाव लड़ सके। तो आप इस 400-500 सीटों पे लड़ने वाले पार्टी के लीडर से कोई कंपैरिजन है ही नहीं है किसी का। चलिए, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन देखिए होता क्या है, बेशक पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, जैसा कि आप लोगों का मानना है कि राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है। इस संकेत जो मिल रहा है और संदेश जो जा रहा है, उससे और कुछ हो या ना हो, विपक्षी गठबंधन पे तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। शुक्रिया।